नमस्कार, मैं स्मिता शंकर स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्मिता हिंदी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं महादेवी वर्मा की कहानी नीलकंठ। महादेवी वर्मा का संक्षिप्त जीवन परिचय जानते हैं। 26 मार्च 1907 में इनका जन्म हुआ था। हिंदी भाषा की कवित्री। ये हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती है। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्री में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। कवि निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। महादेवी ने स्वतंत्रता के पहले का भारत भी देखा और उसके बाद का भी। वे उन कवियों में से एक हैं जिन्होंने व्यापक समाज में काम करते हुए भारत के भीतर विद्यमान हाहाकार रुदन को देखा, परखा और करुणा को होकर अंधकार को दूर करने वाली दृष्टि देने की कोशिश की। न केवल उनका काव्य बल्कि उनके समाज सुधारक के कार्य और महिलाओं के प्रति चेतना भावना भी इसी दृष्टि से प्रभावित रही। उन्होंने मन की पीड़ा को इतने स्नेह और श्रृंगार से सजाया कि दीपशिखा में वह जन जन की पीड़ा के रूप में स्थापित हुई और उसने केवल पाठकों की ही नहीं, समीक्षकों को भी गहराई तक प्रभावित किया। 1932 में जब उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए पास किया, तब उनके 2 कविता संग्रह निहाद और रश्मि प्रकाशित हो चुके थे। वैवाहिक जीवन सन 1916 में उनके बाबा श्री बाके बिहारी ने इनका विवाह बरेली के पास नवाबगंज कस्बे में के निवासी श्री स्वरूप नारायण वर्मा से कर दिया, जो उस समय 10वीं कक्षा में के विद्यार्थी थे। उन्होंने जीवन भर श्वेत वस्त्र पहना, तख्त पर सोई, कभी आईना नहीं देखा, शीशा नहीं देखा और सन 1966 में पति की मृत्यु के बाद वे स्थायी रूप से इलाहाबाद में आकर रहने लगी। उन्होंने जीवन का अधिकांश समय उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नगर में बिताया। 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद में रात 9:30 पर उनका देहांत हो गया। नीलकंठ पाठ लेखिका महादेवी द्वारा लिखा गया रेखाचित्र है। इस रेखाचित्र में उनके द्वारा पाले गए मोर, जिसे उन्होंने नीलकंठ नाम दिया था, उसका वर्णन किया। इस रेखाचित्र में उन्होंने नीलकंठ के स्वभाव, व्यवहार और चेष्टाओं का विस्तार से वर्णन किया है। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बार लेखिका एक अपने अतिथि को स्टेशन छोड़कर लौट रही थी, तो बड़े मियाँ चिड़ियाघर वाले के यहाँ से मोर मोरनी के 2 बच्चे उठा लाती हैं। घर पहुंचकर घर वालों ने उन्हें बच्चों को देखा तो सभी ने एक ही स्वर में कहा कि लेखिका आप ठगी गई हैं, क्योंकि ये मोर के बच्चे नहीं, ये तीतर के बच्चे हैं। इस पर लेखिका चिढ़कर उन बच्चों को अपने पढ़ाई वाले कमरे में ले आए। बच्चे लेखिका के कमरे में इधर उधर घूमते रहे। जब लेखिका से कुछ ही दिनों में घुल मिल गए तो लेखिका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने जैसी कुछ हरकतें करने लगते थे। अब वे जैसे ही थोड़े बड़े हुए तो लेखिका ने अन्य पशुओं के साथ उसे जाली घर में रख दिया। धीरे धीरे दोनों बड़े होकर सुंदर मोर मोरनी में बदल गए। मोर के सिर की कलंगी बड़ी चमकीली और चोंच तीखी हो गई थी। गर्दन लंबी नीले हरे रंग की थी। पंखों में भी चमक आने लगी थी। मोरनी का विकास मोर के समान सौंदर्यपूर्ण नहीं था, पर फिर भी वह मोर की उपयुक्त सहचरणी थी। लेखिका ने मोर के नीला गर्दन के कारण उसका नाम नीलकंठ और मोरनी जो हमेशा नीलकंठ की छाया की तरह उसके साथ रहती थी, इसलिए उसका नाम राधा रख दिया। नीलकंठ लेखिका के चिड़ियाघर का स्वामी बन गया। जब कोई पक्षी नीलकंठ की बात न मानता तो चोंच के प्रहार से उसे दंड देता था। एक बार एक सांप ने खरगोश के एक बच्चे को अपने मुंह में दबा लिया था। नीलकंठ ने अपनी चोंच के प्रहार से उस सांप के न केवल टुकड़े कर दिए, बल्कि उस खरगोश के बच्चे को बचाकर पूरी रात उसकी देखभाल की। अपने छोटे से पंखों से खरगोश के बच्चों को दबाकर गर्मी देता रहा। बसंत पर मेघों की सांवली छाने पर नीलकंठ अपने इंद्रधनुषी पंखों को फैलाकर एक सहजात लय ताल में नाचता रहता। लेखिका का उसको इसका यूं नृत्य करना बड़ा अच्छा लगता। जब बसंत ऋतु में जब आम के वृक्ष सुनहरी मंजरियों से लद जाते थे और अशोक के वृक्ष नए पत्तों से भर जाते थे, तब नीलकंठ जाली घर में अस्थिर हो जाता था। वह बसंत ऋतु में किसी घर में बंदी होकर नहीं रह सकता था। उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे, तब वो उसे छोड़कर बाहर निकालना पड़ता था। अनेक विदेशी महिलाओं ने तो नीलकंठ की मुद्राओं को अपने प्रति सम्मान समझकर उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे दी।
नीलकंठ और राधा को वर्षा ऋतु बहुत अच्छी लगती थी। उन्हें बादलों के आने से पहले ही उसकी सूचना मिल जाती थी और फिर बादलों की गड़गड़ाहट, वर्षा की रिमझिम और बिजली की चमक के साथ ही उनके नृत्य का वेग भी बढ़ता ही जाता था। एक दिन लेखिका किसी कार्यवश बड़े मियाँ की दुकान से गुजरी तो एक मोरनी जिसके पंजे टूटे थे 7 रुपए देकर खरीद लाई। नीलकंठ देखने में बहुत सुंदर था। वैसे तो उसके हर चेष्टा ही अपने आप में आकर्षक थी, लेकिन महादेव वर्मा को नीलकंठ की निम्न चेष्टाएं अधिक भाती थी, जैसे गर्दन ऊंची करके देखना, विशेष भंगिमा के साथ गर्दन नीची करके दाना चुगना, पानी पीना, गर्दन को टेढ़ी करके शब्द सुनना, मेघों की गर्जन ताल पर उसका इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडराकर बनाकर तन्मय नृत्य करना, महादेवी के हाथों से होले होले चने उठाकर खाना, महादेवी के सामने पंख फैलाकर खड़े होना। हम पट्टी के एक ही महीने में वह ठीक हो जाती, डगमगाती और चलने लगी। इसी डगमगाहट के कारण लेखिका ने वो जो 7 रुपये देकर छोटे से मोरनी के बच्चे ले आई थी, उसका नाम कुब्जा रखा। उसे जाली घर पहुंचा दिया गया। कुब्जा नाम के अनुरूप ही उसका स्वभाव भी वही सिद्ध हुआ। कुब्जा नीलकंठ और राधा को साथ नहीं रहने देती थी। उसने अपने चोंच के प्रहार से राधा की कलंगी और पंख तोड़ दिए थे। नीलकंठ उसे दूर भागता था, पर वह नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी। यहाँ तक कि कुब्जा राधा के दोनों अंडे भी तोड़ दिए थे। इस कारण राधा और नीलकंठ प्रसन्नता का अंत हो गया। लेखिका को लगा कि कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। 3-4 महीने के बाद एक सुबह लेखिका ने नीलकंठ को मरा हुआ पाया। न उसे कोई बीमारी थी, न उसके शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान थे। लेखिका ने उसे अपनी शॉल में लपेटकर संगम में प्रवाहित कर दिया। नीलकंठ के न रहने पर राधा कई दिनों तक कोने में बैठी नीलकंठ का इंतजार करती रही। इसके विपरीत कुब्जा ने उसके न रहने पर उसकी खोज आरंभ कर दी थी। एक दिन लेखिका की अल्सेशियन कुतिया कजली कुब्जा के सामने पड़ गई। आदत अनुसार उसने अपनी चोट से कजली पर प्रहार कर दिया। इस पर कजली ने भी उसकी गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिए। कुब्जा का इलाज करवाया गया, परंतु वह ठीक न हो पाई और उसकी भी मृत्यु हो गई। राधा अब भी नीलकंठ की प्रतीक्षा कर रही है। नीलकंठ रेखाचित्र एक सीधी सादी कहानी न होकर जीवन के कुछ मुख्य अंश प्रस्तुत करती है। ये एक सीधी सादी कहानी नहीं होती, बल्कि संपूर्ण जीवन की छोटी बड़ी घटनाओं का समावेश है। 1 अंकीय प्रश्नोत्तर। नीलकंठ पाठ की लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा। बड़े मियाँ के भाषण की तुलना किससे की गई है? तूफान मेल से। दोनों शावकों ने आरंभ में कहाँ रहना शुरू किया? रद्दी की टोकरी में। शुरुआत में शावकों ने दिन कैसे व्यतीत किया? कहीं छिपकर। मोर को दोनों बच्चों को चिड़ी मार कहाँ से पकड़ लाया था? शंकरगढ़ से। लेखिका ने मोर के बच्चों को कितने में खरीदा? 35 रुपए में। लेखिका को क्या ज्ञात नहीं हो पाया? नीलकंठ कब बाकी जानवरों का संरक्षक बन गया? अन्य जानवर जब व्यस्त होते थे तो नीलकंठ क्या करता था? उन सभी का ध्यान रखता था। बड़े मियाँ कहाँ से मोर के बच्चे खरीद कर लाए थे? शंकरगढ़ के एक चिड़ीमार से। लेखिका मोर मोरनी को कहाँ से लाई थी? नखास कोने से 35 रुपए में। मोरनी को मोर की सहचरणी क्यों कहा गया? वह हमेशा मोर के साथ रहती थी। घर पहुंचने पर बच्चों को घर वालों ने क्या कहा? तीतर है और मोर कह के ठग लिया है। लेखिका ने देखकर नीलकंठ अपनी प्रसन्नता कैसे प्रकट करता था? अपने पंख फैलाकर। नीलकंठ पाठ में महादेवी वर्मा ने कौन सी विशेषता परिलक्षित हुई है? जीव जंतुओं के प्रति उनका प्रेम। महादेवी जी ने मोर मोरनी के जोड़े के लिए कितनी कीमत चुकाई थी? 35 रुपए। विदेशी महिलाओं ने किस इसकी उपाधि दी थी? परफेक्ट जेंटलमैन। महादेवी वर्मा ने अपने पालतू बिल्ली का नाम क्या रखा था? चित्रा। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय वस्तु कौन सी ऋतु थी? वर्षा ऋतु। नीलकंठ का नाम नीलकंठ कैसे पड़ा? नीली गर्दन के कारण। राधा का नाम राधा कैसे पड़ा? नीलकंठ के साथ रहने से। लेखिका ने कुब्जा को कितने में खरीदा था? 7 रुपए में। संदर्भ व्याख्या करें। प्रश्न, इस आनंद उत्सव की रागनी में बेमल स्वर कैसे बज उठा? यह भी एक करुण कथा है। तो प्रसंग लिखेंगे, पाठ पुस्तक का नाम, पाठ का नाम और लेखक का नाम, और उसके बाद संदर्भ लिखेंगे, किसने किसे कहा। तो यहाँ पर लेखिका ने दर्शकों से कहा है। फिर व्याख्या डिटेल करेंगे कि लेखिका अपने भूतकाल के किसी दिन का स्मरण करते हुए बताती है कि एक दिन वह अपने घर आए एक अतिथि को छोड़ने के लिए स्टेशन गई थी और जब लौट रही थी तो वहाँ से
चिड़िया और खरगोश की दुकान का ध्यान आया तब अपने ड्राइवर को वहां चलने का आदेश दिया और उसे पशु पक्षी की दुकान, जो कि बड़े मियाँ की दुकान चिड़िया वाले के नाम से जानते थे, लेखिका कुछ कहती इससे पहले बड़े मियाँ ही कहने लगे कि पिछली बार आप दुकान पे आई थी तो मोर के बच्चों के लिए पूछ रही थी, तो शंकरगढ़ से एक पक्षियों को पकड़ने वाले ने 2 मोर को पकड़ा है और उसके पास ले आया है, जिसमें से एक मोर है और एक मोरनी है। तो लेखिका को कहता है कि उन्हें खरीद कर पाल लीजिए, नहीं तो मोर के पंजों से दवाई भी बनती है और कोई दवा बनाने के लिए इसे खरीद लेगा। पर मैं मारना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने झूठ बोला कि कोई मेम साहब आएंगी और इसे लेकर जाएंगे। तो मेरा तो कहता है कि मेरा तो ये काम भी बड़ा खराब है, क्योंकि इसमें बस मासूम पशु पक्षियों को पकड़ना और मारना ही शामिल है। विशेषता है कि इस गद्यांश में हमें लेखिका का पशु पक्षियों के प्रति प्रेम का पता चलता है, साथ ही हमें समाज के उस वर्ग का भी पता चलता है जो मासूम पक्षियों को पकड़कर मारकर अपनी आजीविका चलाते हैं। नीलाभ गर्दन यानी कि नीला गर्दन, और 35 रुपये का मतलब होता है 35 रुपीज़। 7 रुपये का अर्थ है 7 रुपीज़। यहाँ पे हम टिप्पणी देखते हैं। नीलकंठ, नीलकंठ एक मोर था जिसे लेखिका ने पाला था। नीलकंठ के सिर की कलंगी सघन और ऊंची तथा चमकीली थी। चोंच अधिक बंकिम और पैनी थी। गोल आंखों में इर्धनील की नीलाभ श्रुति झलकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा का एक भंगिमा से छुपछाही तरंगे उठने गिरने लगते थे। दक्षिण वाम यानी कि दाहिना हाथ पे दोनों पंखों की सलेटी और सफेद आलेखन स्पष्ट होने लगी। पूंछ उसकी लंबी थी और पंखे पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुष जैसा कुछ रंग उद्दीप हो उठा था। जब नीलकंठ बड़ा होने लगा तब उसका दिनचर्या भी बदल गया था। एक दिन किसी की ओर गर्दन ऊंची करके देखता, वह विशेष भंगिमाओं के साथ दाना चुगता था, पानी पीता था। कभी किसी के आहट होने पर वह टेढ़ी कर सुनने लगता था। वह केवल कलाकार ही नहीं था, बल्कि कलात्मक ढंग से लय ताल से नाचता ही नहीं था, वह वीर भी था। सांपों पर बड़ी भयंकरता से प्रहार करता था। छोटे पशु पक्षियों के प्रति वह सहृदय था। सांप से छुड़ाकर वह खरगोश की घायल बच्चे को रात भर अपने पंखों की गर्मी देता रहा। फलों के बदले उसे पल्लवित और पुष्पित वृक्ष अधिक अच्छे लगते थे। घटा देखकर वह अपने पंखों को गोल बनाकर लय ताल के साथ नाचने लगता था। अपनी नुकीली चोंच से वह लेखिका की हथेली पर रख के भुने चने को बड़ी कोमलता से और हौले हौले खाता था। ये नीलकंठ की विशेषताएं थी। राधा, नीलकंठ के साथ राधा की विशेषता भी कुछ इस प्रकार है। राधा का विकास नीलकंठ के समान तो नहीं हुआ था, परंतु अपनी लंबी छुपछाही गर्दन, हवा में चंचल कलंगी, पंखों की सामवेद, पतरलेखा, मंथर आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचरणी होने का प्रमाण देने लगी थी। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंख पर दाहिना पंख और बाएं पंख पर बायां पंख फैलाकर सुखाती। कभी वो दोनों एक दूसरे के पंखों को टपकने वाली बूंदों की चोंच से पी पी कर पंख का गिलापन दूर करते। नीलकंठ के साथ रहना राधा को बहुत पसंद था, लेकिन कुब्जा ने उसके अंडे तोड़ने से वह बहुत दुखी हुई थी। ये नीलकंठ से बहुत प्यार करती थी, तभी नीलकंठ के जाने के बाद भी वह उसका इंतजार करती रहती है। तो इस तरह मेरे प्रिय छात्रों, ये नीलकंठ महादेवी वर्मा का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि अब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है। अगर नहीं किया है तो फ़ौरन सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।